Hello friends, it's Marana here. Hope you all are doing great. Welcome to Career Voice. As you know that today's video is about studying Germany. So if you're applying for Germany, irrespective of your bachelor's, master's or PhD degree, this video is for you. Moreover, we have also discussed the possible partial or fully funded scholarships in Germany. You will also grab the details about job situation in Germany, the possible inflation, the possible barrier of German language, and usually how much it takes to get the peership. Let's start the video and stay with me till then. Assalamualaikum Marshall, how are you? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आप सुनाएँ? Alhamdulillah, I'm fine. First of all, welcome to Career Voice and thanks for sparing some time for थैंक यू। us. हुँ, हुँ। Now let's start with your brief introduction and kindly proceed with your academic background both in Pakistan as well as हुँ, in हुँ। Germany. थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन उमैर। और जी, तो इंट्रो के लिहाज़ से अभी जर्मनी में तो मतलब स्ट्रगल के अभी शुरू के ही साल चल रहे हैं और दूसरा साल है जर्मनी में मेरा इनफैक्ट। लेकिन पाकिस्तान में मैंने 2016 से 2020 यूआईटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं ग्रेजुएट हुआ। और उस टाइम जो मेरा कोर इंटरेस्ट था, मेजर कह लें, वो था एनर्जी इंजीनियरिंग का, ये हीट और मास ट्रांसफर इसमें, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह भी इसमें ही थे। बाद में मैंने पाकिस्तान में जॉब की और पहले एक वीवो का असेंबली प्लांट नया-नया लगा था फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे 1 साल जॉब की। और उसके बाद सफ़ायर टेक्सटाइल, ये भी फैसलाबाद रोड पे ही है, फिर मैं वहाँ पे था। वहाँ का एक्सपीरियंस बेसिकली मेरे इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा अलाइन्ड था, जहाँ मैं प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटीज़ के प्रोजेक्ट्स में था बेसिकली। और इस तरह ये 2022 का समर था जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब पाकिस्तान में आगे मतलब उतनी चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हैं। तो फिर मैंने आउट ऑफ नोवेयर जैसे ही मुझे ख़्याल आया जिस दिन, उसी दिन मैंने तैयारी शुरू की, कहाँ-कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ रह गई थी, लेकिन फॉर्च्यूनेटली जो ऑप्शंस जिनकी डेडलाइन अभी पड़ी हुई थी, उस वो में हम मज़ीद डिटेल्स में जाएँगे आगे। लेकिन Sure. जिनकी डेडलाइन्स जिस जिस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन्स रहती थी अभी, उनमें से कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ मैंने अप्लाई किया, वहीं से एक्सेप्टेंस भी आ गई और फिर हम जर्मनी आ गए। और जर्मनी अभी मैं 2023 के जनवरी में आया था और 2024 का अगस्त चल रहा है, तो ऑलमोस्ट दूसरा साल कंप्लीट होगा दिसंबर में जाके। लेकिन शुरू की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है यहाँ पे। अभी मैं एक जर्मनी की जो, बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, जैसे हमारा बापडा है पाकिस्तान में, वैसे यहाँ पे ईओन एनर्जी नेटवर्क सारे वो ओन करते हैं, और उसके अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंपनीज को, और B2B पार्टनरशिप्स करते हैं। तो जैसे ही मेरे एकेडमिक्स कंप्लीट हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वर्किंग स्टूडेंट जॉब के लिए, क्योंकि मेरा अभी Okay. मास्टर्स थीसिस रहता है और मेरा अभी सर्टिफिकेशन जो डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो मेरे पास अभी नहीं था। तो फिर मैंने एज़ अ वर्किंग स्टूडेंट इस कंपनी को जॉइन किया, और Okay. यहाँ पे मैं मतलब डिफरेंट स्टूडेंट रोल्स और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, और कोर फील्ड के प्रोजेक्ट्स हैं अक्सर उनमें, वो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अभी। तो ये Okay. था थोड़ा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड के साथ, और अभी मैं जर्मनी में क्या कर रहा हूँ। Okay. Okay. It's good हाँ and जी। it's good to know that Mashallah is your second year and you also हुँ, doing a job there. So हाँ जी। coming towards the next question, I would like to ask what is the admission criteria? मतलब for example, if a Pakistani student, uh, irrespective of the fact कि वो bachelor's का है, master's का है, पहले हम इन दो को डिस्कस कर लेते हैं, bachelor's और master's. तो हुँ, कौन-कौन सी चीजें उसे चाहिए होती हैं, like IELTS score और how to search universities, these kind of things. सही है। What is the main procedure in short? सही है, सही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी बच्चा मतलब एज़ अ सीनियर हमें यूईटी से लड़के अप्रोच करते हैं, या वैसे ही जनरली कोई पूछता है, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है। तो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो हर जगह सेटल्ड है। मतलब अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, ऐसे ही है। और अगर फर्ज़ कर लें आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो अभी हम सही। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी बाद में डिटेल में जाते हैं। मास्टर्स का वही क्राइटेरिया जर्मनी में भी है। आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, फिर आप मास्टर्स में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और बैचलर्स में जब आते हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ बैचलर्स में जर्मनी में एडमिशन के लिए आपको 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। ये पहला सही। जो सबसे बेसिक फाउंडेशन क्राइटेरिया है, वो डिफरेंट है बैचलर्स का मास्टर्स के। यानी आपने पहले तो 12th जो एफएससी, आईसीएस कुछ भी वो किया हो पाकिस्तान में ऑलरेडी, और फिर Okay. एक यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर्स भी किए हों, ताकि आपकी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो, और फिर आप अप्लाई कर Okay. सकते हैं बैचलर्स के लिए। अच्छा खैर,
ये था एक बेसिकली डिफरेंट, इसके डिटेल में बाद में जाते हैं। पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। असल में लोग पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स की तरफ देखते हैं ना, यूएस के लिए, एग्जैक्टली। कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और यूके के लिए। तो उनको वो माइंडसेट से ये क्वेश्चन आता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आइल्स कितना बैंड चाहिए, पीटी चल जाएगा नहीं चलेगा। तो जबकि जर्मनी में ऑन ग्राउंड रियलिटी इस तरह की नहीं है, यहाँ हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो मुझसे जो भी ये सवाल पूछते हैं ना, तो सबसे पहले मैं उनको जो एक वेबसाइट है जर्मनी की, जो गवर्नमेंट ओन वेबसाइट है, जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ डाटाबेस है, सारी यूनिवर्सिटीज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहला स्टेप मैं जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये कहता हूँ कि आप पहले एक लिस्ट बना लें यूनिवर्सिटीज की, और एक सेक्शन रखें रिक्वायरमेंट्स का, जहां आप लिख सकें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज आइल्स मांगेंगे। पीटी तो कोई भी नहीं पूछता यहाँ पे, सही है। टॉयफल शायद भी एक्सेप्ट कर लें, आइल्स की भी कोई खास जरूरत नहीं होती। ये भी मतलब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो क्या पता आपकी जो आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हो, जो सबसे मतलब आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, फर्ज करें टीयू म्यूनिख आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो क्या पता ओके। उसमें आइल्स भी रिक्वायर्ड ना हो। ये सही। टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जर्मनी का, ऐसा कुछ भी कोई जनरल रूल नहीं है। एक जनरल रूल है, वो ये अच्छा। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए। सही। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका किसी से कोई कंसर्न नहीं है। तो जी। एडमिशन क्राइटेरिया मेरे मैं अगर उसको समराइज करूं, तो आपने अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो गई, पहला स्टेप आपका कंप्लीट है। दूसरा, आपने यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करें, फिर उनमें देखें शायद आइल्स चाहिए हो, शायद आपका यूनिवर्सिटी से जो प्रोफिशिएंसी लेटर मिलता है वो आइल्स के इक्विवेलेंट वो चल जाए और आपको आइल्स की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसके आगे आते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी कोई स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट है ही नहीं है इसका भी। मैंने नहीं देखा कि ज्यादा यूनिवर्सिटीज का पूछती हूँ। कोई कोई यूनिवर्सिटी पूछती ओके। है, जैसे बादन वुर्तमबर्ग एक स्टेट है, यहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटीज जैसे एस्लिंगन यूनिवर्सिटी है, उसके एक्सक्लूसिवली इस तरह का सिस्टम है कि मतलब प्रोफेसर से प्रॉपर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जाता है। इन इन चीजों में बाद में आते हैं, खैर। लेकिन जनरलाइज कोई भी रूल नहीं है लेटर ऑफ ओके। रिकमेंडेशन का। लेटर ऑफ मोटिवेशन का भी यही सीन है। लेटर ऑफ मोटिवेशन भी ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी मांग रही है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि सिर्फ आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। उनके पोर्टल पे जाके आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं और आपको वो एडमिशन दे देते हैं। अच्छा, एक चीज जिस तरह हम देखते हैं कि मास्टर्स के लिए जो मशहूर है, या हम्म, पीएचडी के लिए आपने कुछ प्रपोजल्स वगैरह सेंड करने होते हैं प्रोफेसर्स को जी पीएचडी जी, के लिए। तो बैचलर्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? सही। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। इससे रिलेटेड सिर्फ एक चीज है यहाँ पे मास्टर्स के लिए ना, मतलब ओके। फर्ज करें आपने मतलब रिसर्च मास्टर्स पे जाना था साउथ कोरिया या कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स, तो शायद आपको वहाँ ये चाहिए हो, अपना जो आपका साइंटिफिक जो भी वर्क है वो चाहिए हो वहाँ पे प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेने के लिए या प्रोफेसर से फंडिंग लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। सही। अच्छा, सही। अब जर्मनी में ऐसा नहीं है। अब ये फिर वही बात आ गई, कोई भी जनरलाइज नहीं है ये कि सारी यूनिवर्सिटीज मांग रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ओके। मांगती हैं। वो किस सिचुएशन में मांगती हैं, वो कहती हैं कि आपने जहां पाकिस्तान से जो पढ़ा है ना, उसके क्रेडिट्स जो हमारे 136 क्रेडिट आवर्स होते हैं यूईटी में, फॉर एग्जांपल। मेरे और आपके भी इतने ही होंगे, जारी बात है। तो 136 से फिर हम जब जर्मनी के क्रेडिट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 210 नहीं बन पाते, फर्ज करें। तो कुछ सही। यूनिवर्सिटीज तब कहती हैं कि आपके क्रेडिट्स पूरे नहीं हो रहे फिर बैचलर्स की डिग्री के, तो आपको एक अपना साइंटिफिक वर्क सेंड करें हमें, या आप हमें सही। कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट सेंड करें, उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन सेंड करें, ताकि हम उन 30 क्रेडिट्स को कंपेंसेट कर दें। लेकिन ये भी कोई सही। जनरलाइज रूल नहीं है, ये भी सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट की एक या दो यूनिवर्सिटीज हैं जो ये चीज मांगती हैं। ओके। वरना कोई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन या कोई एकेडमिक पेपर्स इस तरह का कोई खास, आपकी सीवी तो ओवरऑल प्रोफाइल तो इंप्रूव होती है, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो बाकी मैंने जितने पॉडकास्ट किए हैं तो वहाँ पे मुझे अंदाजा हुआ है कि दूसरे कंट्रीज में क्राइटेरिया बड़ा टफ है एज कम्पेयर टू जर्मनी। तो जर्मनी बहुत लीनियंट क्राइटेरिया ऐसी अभी है। तक मुझे समझ आई है। सिर्फ एक जी ब्लॉक जी, अमाउंट भी बिल्कुल। मैंने सुना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात हम्म करते हम्म हैं। वो हम्म, मेरे ख्याल से शायद एक थोड़ा सा इंट्रिगिंग पॉइंट है जर्मनी में, ब्लॉक अमाउंट। बिल्कुल ये बिल्कुल बैचलर्स के बिल्कुल लिए भी वो चाहिए होती है? बिल्कुल। बैचलर ब्लॉक अमाउंट सबसे बड़ी हर्डल है जर्मनी के लिए, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करें वही यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूके में आपको फंडिंग चाहिए, मतलब प्राइवेट नहीं जा रहे, बल्कि आप जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहाँ है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन आप फंडिंग ले रहे हैं, फर्ज कर लें फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर सही। आपको वो क्राइटेरिया मीट करना काफी स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए, मतलब रिसर्च पब्लिकेशंस, आपके कनेक्शंस किस तरह के हैं एकेडमिक कम्युनिटी में, ये सारी चीजें भी काउंट होंगी। लेकिन जर्मनी में सही। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ना फीस नहीं है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फी ना होने की वजह से कंपटीशन तो है, क्योंकि सारी दुनिया आती है, लेकिन उस तरह से रिक्वायरमेंट्स नहीं सेट हुई हुई ना, जैसे मतलब प्रोफेसर से आपको रिकमेंडेशन लो, क्योंकि ना यहाँ पे ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं फील्ड ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा, मतलब आप फील्ड में जाके करो,
चीज़ों को प्रैक्टिकली करो, ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस लो। और जितने सही। भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ़र्ज़ करें मेरा मैनेजमेंट का प्रोग्राम था, लेकिन मेरे भी एकेडमिक्स में जितना भी अब यहाँ पे जर्मनी आके प्रोजेक्ट्स थे, तो कोई वो भी वहाँ पे भी कोई हवा में नहीं था। वो सारे प्रैक्टिकल थे। कोई केस स्टडीज़ देते हैं प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी मुल्क की, किसी कम्युनिटी की, उस पे भी प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। तो ये चीज़ ना इनकी वहाँ से निकलती है कि इनके आगे सही। एकेडमिक्स इस तरह के हैं, फिर इस वजह से क्राइटेरिया भी कोई एज़ सच टफ नहीं रखते। हाँ, कुछ सही। यूनिवर्सिटीज़ के हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ये अक्सर कहता हूँ कि जर्मनी में ऊँची दुकान और फीका पकवान, वो हिसाब होता है यहाँ पे। जो यूनिवर्सिटीज़ सही। यहाँ पे अक्सर उन यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग है, जो असल में किसी खाते की यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। मतलब या तो वो होक्सचुले हैं, होक्सचुले कहते हैं स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज़, होता वो भी यूनिवर्सिटी है। तो अक्सर वो जो होक्सचुले हैं, उनकी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं टफ, और किसी को भी रिजेक्शन भेज देंगे, बहुत कम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। और सही। या फिर कोई 1-2 गिनी-चुनी इस तरह की यूनिवर्सिटी जिनके नखरे ज़्यादा हैं। वरना टॉप यूनिवर्सिटी यहाँ पे टीयू म्यूनिख है, तो वो टोटली आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं, आपका सीजीपीए नहीं है, कोई पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन आपने कोई वॉलंटियर वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है। मतलब वो भी हम्म। टॉप 30 में आ रही है, और 28th रैंक हुई थी लास्ट ईयर। अच्छा। तो हाँ जी, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होके तो उनका फिर दिल बड़ा है। तो वो उन्होंने क्राइटेरियाज़ उस तरह के रखे हुए हैं फिर वो, ताकि किसी को भी हम सीजीपीए से जज ना कर सकें, किसी के सिर्फ सही। वॉलंटियरी वर्क से जज ना करें, किसी के सिर्फ एक्सपीरियंस से जज ना करें। वो ओवरऑल प्रोफाइल लेके उसकी असेसमेंट करते हैं और फिर एडमिशन देते हैं। ओके, फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द स्कॉलरशिप सेक्शन। तो जर्मनी हुँ। में स्कॉलरशिप है, जितना मुझे याद है तो मैंने सिर्फ एक दाब के बारे में सुना है। तो स्कॉलरशिप्स वाला जो पोर्शन है इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे जर्मनी में? वो इससे पहले जो सवाल था उसमें ब्लॉक अमाउंट का सवाल था, वो मैंने इसलिए आंसर नहीं किया क्योंकि हम इसमें उसका फिट कर लेते हैं अभी। ओके। तो जब जर्मनी आप अप्लाई करते हैं, आपने यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिया, आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप है आपने एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी की आप अपॉइंटमेंट लेंगे, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की या कराची की, और वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एम्बेसी वहाँ पे कहती है कि आपके पास स्टडी का एक आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, मतलब जर्मनी जाने की एक आपके पास रीज़न आ गई, आपके पास एडमिशन है यूनिवर्सिटी का। दूसरा सही। वो कहते हैं कि आपने जाके वहाँ रहना कैसे है? रेंट कैसे दोगे? खाओगे कैसे? पियोगे कैसे? कैसे सस्टेन करोगे? तो वो कहते हैं कि हमने एक मंथली हमने कट किया हुआ है एक्सपेंसेस को, जो कि फ़र्ज़ कर लें जब मैं आया था या अभी तक भी तकरीबन 934 यूरोज़ पर मंथ बनते हैं। ठीक है? अच्छा। तो वो कहते हैं कि आप आते हुए वो पूरे 1 साल का 934 यूरोज़ पर मंथ, जो कि पहले 11,357 इतना बनता था, उतना आपने ब्लॉक करवाना है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि जर्मनी में आपका एक अकाउंट खुलता है, और वहाँ पे हम्म। आप अपने जो है ना पैसे ब्लॉक करवाते हुए 11,300 समथिंग यूरोज़, फ़र्ज़ कर लें 12,000 है, बढ़ा भी है पीछे करके ना। तो उतने यूरोज़ आपने, ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये अभी हम कहेंगे तो मतलब अगले 6 महीने में फिर चेंज हो सकता है। ये इन्फ्लेशन इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है। सही। तो वो हम यहाँ पे अकाउंट खुलवा के उसमें हम ये जो है ना 11,300 समथिंग यूरोज़ वो ब्लॉक करवाते हैं। फिर हमें कन्फर्मेशन लेटर मिलता है, फिर हम वही उनको एम्बेसी को दिखाते हैं कि ये हमारे पहले साल का गुज़ारा है। वो कहते हम्म। हैं ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसका अब ब्रोक अमाउंट से बचा कैसे जा सकता है, तो उसमें फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी स्कॉलरशिप्स का। तो सबसे बड़ी जो जर्मनी की और सबसे प्रेस्टीजियस जो स्कॉलरशिप है वो यही है, डार्ट वाली है मास्टर्स के लिए। सही। और इसमें ये होता है कि, लेकिन उसका एक मसला है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं। मतलब मैं ऐसे जनरली नहीं कह सकता कि हर बच्चा अप्लाई कर सकता है उसमें। उसमें डेवलपमेंट सही। रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग के, मतलब मैकेनिकल के प्रोग्राम्स हैं, एनर्जी के प्रोग्राम्स हैं, सिविल के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होंगे। वो उसकी लिस्ट है, सही। स्पेसिफिकली वो प्रोग्राम्स हैं। कुछ और आर्ट्स के भी ओके। कुछ प्रोग्राम्स हैं उसमें। मतलब मुझे अब जहाँ तक याद है, फ़िल्म मेकिंग वगैरह के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो उस स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। तो ये सबके लिए नहीं होती, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए होती है। और उसका उसका प्रोसीजर ये होता है कि उसमें जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तभी आपने एज़ अ डार्ट एप्लीकेंट अप्लाई करना होता है। और उसकी सही। प्रीरेक्विज़िट एक जो मेजर रिक्वायरमेंट है उसकी, वो है 3 साल का एक्सपीरियंस आपका प्रोफेशनल, जो कि प्रूवन होना चाहिए, और उसमें प्रॉपर लेटर्स वगैरह सारा कुछ चाहिए होता है। तो सही। डार्ट स्कॉलरशिप लिस्ट में पहली है, जिसका मैंने थोड़ा-सा आपको प्रोसीजर बता दिया, और उनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल मौजूद है। ओके। और डार्ट के अलावा फिर दूसरी स्कॉलरशिप इनकी इस तरह की होती है कि आपको वो यहाँ आके मिलती है, यूनिवर्सिटी में पहुँच के। मतलब ओके। आपने ब्लॉक अमाउंट जमा करवाया, आप जर्मनी पहुँच गए, और हम्म। मीनवाइल आप आए पहले ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में, फीस आपकी है कोई नहीं, 30, 40 या 60, 80 यूरो इतना पर सेमेस्टर फीस है फ़र्ज़ कर लें। उस फी के साथ फिर आपको एक स्कॉलरशिप ओपन होती है जिसको कहते हैं डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम। तो मतलब जर्मनी की स्टाइपेंड। तो उसमें ये होता है कि इन्होंने एक बड़ा सस्टेनेबल सा मॉडल बनाया हुआ है उसका, कि आपको पॉकेट मनी मिलती है मंथली 400 यूरो या 500 यूरो, 350 यूरो, इतना हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। उसमें भी इन्होंने सस्टेनेबल इस तरह से बनाया हुआ है कि वो अगर फर्ज़ कर लें आप क्वालीफाई कर जाते हैं। अच्छा, उसकी बस रिक्वायरमेंट मेजर होती है ग्रेड्स, आपके पिछले जो बैचलर्स जिस पे आए हो ना, उसके ग्रेड्स अच्छे होने सही। चाहिए। लेकिन अच्छा। वॉलंटियर एक्सपीरियंस उसमें भी काउंट होता है, वो भी ओवरऑल प्रोफाइल ही देखते हैं। खैर, उसमें ये सही। होता है कि अगर आपको 400 यूरो मिल रहे हैं, तो 200 यूरो आपको हम्म। यूनिवर्सिटी अपनी जेब से देती है, और 200 यूनिवर्सिटी उन्होंने एक स्पॉन्सर ढूँढे होते हैं बच्चों के लिए स्पेसिफिक।
तो सही। 200 यूरो उधर से आते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना सेटलमेंट होती है उनकी। लेकिन उस स्कॉलरशिप जो डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम दूसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप आई है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके लिंक्स हैं। आपको जो वो बंदा पैसे दे रहा होता है ना 200 यूरो, वो आपको मेंटोर बन जाता है, और वो इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पोजीशंस पे होते हैं। वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सही बोर्ड के मेंबर्स, इस तरह के लोग होते हैं जो स्पॉन्सर होते हैं डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम में। तो वो आपको करियर गाइड भी देते हैं फिर स्टार्ट ओके। से कि ये कोर्स लो, थीसिस इसमें करना, इस कंपनी में अप्लाई करो, ये ड्रीम जॉब है, ये सीखो, फाइनेंस का ज़्यादा स्कोप आ रहा है, फाइनेंस के कोर्सेज कर लो। मतलब वो आपको एज़ अ मेंटर लेके चलते हैं, और हम्म। फिर आपको फुल शार्प करके ना फिर ग्रेजुएट होता है इंसान। तो इट्स अ वेरी लेकिन इससे वेरी इम्प्रेसिव इनिशिएटिव। नहीं, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और मैंने जो पाकिस्तान में हमने एक छोटे से लेवल पे चीज़ शुरू की हुई है, वो इसी से इम्प्रेस होके की हुई है। क्योंकि मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, वही क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बजाय इसके कि सही। 1000 बच्चों को आप जो है ना स्कॉलरशिप्स दो, उसकी बजाय वो गिने चुने लोग लेते हैं, उनको देके और उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं, ये कह लें एट द एंड। सही। और ये था डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम। लेकिन इससे ब्लॉक अमाउंट से नहीं बच रहे आप, ठीक है? ब्लॉक अमाउंट सही। भर के आप जर्मनी आ गए हैं, तो वहाँ पे आके आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब सही। इसके बाद है तीसरी तीसरी चीज़ जिसमें आप ब्लॉक अमाउंट से बच सकते हैं। वो स्कॉलरशिप तो नहीं है कोई, लेकिन वो होता है कि स्पॉन्सर लेटर, ठीक है? और जर्मन में काफ़ी मुश्किल से उसका नाम है, काफ़ी लंबा है, मुझे वो आता नहीं है, तो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा अभी। नो वो प्रॉब्लम। Verpflichtungserklärung ये कहते हैं उसको, खैर। और मैं आपको लिख दूँगा, तो ये आप डाल दीजिएगा। खैर, अब ये उसमें ये होता है कि यहाँ पर कोई आपका जानने वाला देते नहीं है लोग वैसे, ये कोई आसान काम नहीं है कि कोई भी दे देगा। लोग ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो गारंटी दे देता है। और सही। इसके लिए यहाँ पे नेशनैलिटी होना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ यहाँ पे एक परमानेंट रेज़िडेंसी हो जिसके पास। परमानेंट रेज़िडेंसी भी ना हो, जिसकी सैलरी बस इतनी हो कि 1000 यूरो उसका आपके लिए स्पेयर बच रहा हो, अपैरेंटली देना तो नहीं है उसने आपको। तो इस तरह सही। का बंदा फिर जो है ना, वो आपको एक लेटर दे सकता है, अपने जो यूनियन काउंसिल का दफ़्तर है उससे कह लें, वैसे उसको कहते हैं उसके अंदर बिहोर्डे यानी फॉरेनर्स ऑफिस। तो वहाँ से एक लेटर लेके वो देता है आपको कि यार ये इस बंदे की मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ नॉन-नुक्के की, तो इसको ब्लॉक मनी नहीं चाहिए। तो वो सही। फिर ब्लॉक मनी के बगैर बंदा वो लेटर दिखा के भी जर्मनी आ सकता है, जिसके पास एडमिशन ऑलरेडी हो। तो ये मैंने ओके। बता दिया कुछ तरीके आपको फाइनेंस करने के अपनी स्टडी जर्नी के अंदर। और इसमें ये सही। भी होता है कि पहले साल आपको ब्लॉक मनी है, मतलब ज़्यादातर लोग ये करते हैं, ब्लॉक मनी किसी से पकड़ के वहाँ जमा करवाई और जर्मनी आ बिल्कुल। गए। उसके बाद यहाँ के पार्ट टाइम जॉब शुरू की, तो ब्लॉक मनी जिनसे ली थी उनको वापस कर दी, या फर्ज़ कर लें अपने वालिद साहब से ली थी तो उनको वापस कर दी। और जो आप सही। मंथली जॉब करते हो पार्ट टाइम, उससे गुज़ारा हो जाता है फिर। सही। बिल्कुल, ये हमने हाँ जी। स्कॉलरशिप्स की बात कर ली, एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर ली। अब मैं इसी चीज़ की हाँ तरफ आने जी। लगा था कि ये जॉब्स वाला पोर्शन है। तो हुँ, हुँ। मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं जर्मनी में? जिस तरह मैंने सुना है, जो सुनी-सुनाई बात है कि एज़ कम्पेयर्ड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, जर्मनी इज़ अ बिट चीपर। तो एक्सपेंसेस कितने होते हैं और हाउ मच यू कैन अर्न इन जनवरी और पार्ट टाइम जॉब्स? सही और सही हो वेरी गया। इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं जर्मनी में, वो फील्ड रिलेटेड मिल जाती हैं, या जिस तरह यूके में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे आइडिया है कि वो ऑफ फील्ड जॉब्स ही कर रहे होते हैं। सो सही। दीज़ 3 थिंग्स। नहीं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें बड़े पॉइंट्स हैं और हमारे पाकिस्तानी लोगों के थोड़े से मसाइल हैं। मैं आपको इसका एक सिस्टमैटिक सा जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। इसको समराइज़ करता हूँ मैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने फ़र्ज़ कर लें स्टडी फाइनेंस करनी है अपनी, और हमने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। ज़ाहिर-सी बात है हम उसको छोड़ के साइड पे करके तो हम टोटली फाइनेंस पे फ़ोकस नहीं कर सकते। ख़ैर, एग्ज़ैक्टली। अब यहाँ पे जो एक यूजुअल प्रैक्टिस है, जो मैं वो बताता हूँ आपको, एक जो होना चाहिए वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। होना ये चाहिए कि जर्मनी में आपको लीगली 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउड है। ठीक है। ठीक है? और ये क्यों अलाउड है? क्योंकि यहाँ पे खर्चा होता है, और इन्फ्लेशन ने इस मुल्क को भी हिट किया है, चाहे इकॉनमी जितनी मर्ज़ी बढ़ी थी, लेकिन रिसेशन काइंड ऑफ एक स्पाइक आई हुई है पिछले तकरीबन 2 साल से।